नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के डेमोग्राफी जो 10th पेपर है उसके अंतर्गत जो है क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट और एज स्पेसिफिक डेथ रेट, बर्थ रेट और इन पर जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट CBR क्या है। जन्म के कारण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का माप करने के लिए अशोधित जन्म दर CBR का प्रयोग किया जाता है। एक विस्तृत सीमा के अंदर अशोधित जन्म दर किसी जनसंख्या में व्यक्तियों के जीवित रहने की संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी को बताता है। यह एक सरलतम माप है क्योंकि इसे ज्ञात करने के लिए केवल जनसंख्या और वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या का उपलब्ध होना ही पर्याप्त होता है। यदि CBR यानी क्रूड बर्थ रेट की भी अपनी सीमाएं हैं, विशेष करके अंतर क्षेत्रीय तुलना इंटर एरिया कंपैरिजन के संदर्भ में अंतर क्षेत्रीय तुलना के लिए CBR का प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि यदि दो स्थानों की जनसंख्या के आयु वितरण अलग अलग है तो नए स्थानों की शोधित जन्म दरों की तुलना भ्रामक होगी। अपितु इसी तरह जिस स्थान में वृद्धों की का अनुपात अधिक होगा वहाँ की CBR अन्य स्थानों जहाँ वयस्कों का अनुपात अधिक है की तुलना में कम होगी। अतः CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट का प्रयोग केवल एक क्षेत्र की वर्ष प्रति वर्ष की जन्म स्थिति की तुलना करने के लिए ही किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्पकाल में एक ही स्थान पर जनसंख्या का आयु वितरण लगभग यथास्थिर रहता है। सूत्र रूप में हम कह सकते हैं कि CBR = B / P × K। यहाँ पर CBR अशोधित जन्म दर, B है वर्ष पर्यंत यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के कुल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या या कुल जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, P है मध्य वर्ष जो कि 1 जुलाई है उस पर कुल जनसंख्या, और K एक स्थिरांक है जो कि 100, 1000 आदि भी हो सकता है। यदि अशोधित जन्म दर का अनुगणन यानी गणना प्रतिशत में करें तो K = 1000, और अगर हम 1000 पे करें तो वो प्रति 1000 पे करें तो वो 1000 होगी। इस प्रकार से हम जो है क्रूड बर्थ रेट को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि यदि हम 10,000 लोगों की प्रजनन क्षमता एक जैसी नहीं होने के कारण ही इस जन्म दर को अशोधित कहते हैं यानी क्रूड कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे, बूढ़े और युवक सभी जो है वो शामिल होते हैं। दूसरा, इसमें महिलाओं की जनसंख्या को न लेकर कुल जनसंख्या को लिया जाता है। और तीसरा, प्रजननशीलता यानी फर्टिलिटी का संबंध 15 से 49 वर्ष की स्त्रियों से ही होता है। अतः महिला जनसंख्या जो है 15 से 49 वर्ष को ही लेना चाहिए। इस प्रकार से हम जो है अपनी अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट जन्म दर, स्पेसिफिक बर्थ रेट, जिसे हम SBR शॉर्ट में कहते हैं। इसे विशिष्ट प्रजनन दर, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, जिसे SFR भी कहा जाता है। जनसंख्या के किसी विशिष्ट भाग की जन्म संबंधी स्थिति को ज्ञात करने के लिए विशिष्ट जन्म दर का प्रयोग किया जाता है यानी स्पेसिफिक बर्थ रेट का प्रयोग किया जाता है। ये विशिष्टता किसी भी पहलू को लेकर हो सकती है, जैसे कि उम्र है, एज है, ऑक्यूपेशन है, प्लेस है आदि। तब इस दर को क्रमशः उम्र विशिष्ट जन्म दर, व्यवसाय के आधार पर है तो व्यवसाय विशिष्ट जन्म दर, और स्थान के आधार पर है तो इसे स्थान विशिष्ट जन्म दर कह सकते हैं। सूत्र रूप में विशिष्ट जन्म दर को ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं SBR स्पेसिफिक बर्थ रेट = BI / PI × K। यहाँ पर हम जानते हैं कि SBR यानी स्पेसिफिक बर्थ रेट है यानी विशिष्ट जन्म दर है, BI वर्ष पर्यंत 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के IV यानी उन जो अंतराल है, उम्र अंतराल, उसमें जन्म लेने वालों की संख्या है। सामान्य
सामान्यतः हम जानते हैं कि ये उम्र अंतराल जो है 5 वर्ष का होता है। पीआई यानी कि आईवी उम्र अंतराल में मध्य वर्ष यानी 1 जुलाई पर जन्म लेने वाली 1 जुलाई पर कुल जनसंख्या ली जाती है और स्थिरांक जो है वो यथास्थान हम जैसा भी चाहें वैसे 1000 या 100 ले सकते हैं। आई जो है वो यहाँ पर आयु वर्ग के अंतराल को बताता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो है स्पेसिफिक जन्म दर को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो एज स्पेसिफिक बर्थ रेट हो, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक बर्थ रेट हो या प्लेस स्पेसिफिक बर्थ रेट हो। हम इनको अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य प्रजनन दर यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम शॉर्ट में GFR कहते हैं। सामान्य प्रजनन या जन्म दर का अभिप्राय प्रजनन योग्य आयु अथवा गर्भधारण काल की प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्मे कुल जीवित शिशुओं की संख्या से होता है। ये दर कुल ऐसी स्त्रियों को किसी एक वर्ष काल में सामान्य प्रजननशीलता के स्वरूप को दर्शाती है, जिसे सदैव 1000 पर ज्ञात किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। अतः स्थिरांक के भी हमेशा जो है इक्वल टू 1000 ही रहता है। सूत्र रूप में हम कह सकते हैं कि जनरल फर्टिलिटी रेट यानी GFR इक्वल टू B डिवाइडेड बाई PI इंटू K। यहाँ पर GFR सामान्य जन्म दर, B वर्ष पर्यंत जो कि हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में लेते हैं तक के कुल जीवित जन्मों की संख्या, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और PI जो है वो 15 से 44 वर्ष अथवा 15 से 49 वर्ष उम्र अंतराल के मध्य वर्ष यानी कि 1 जुलाई पर कुल जनसंख्या है कि यहाँ पर स्थिरांक होता है जो कि सदैव ही 1000 रहेगा। नेक्स्ट है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR। भिन्न भिन्न आयु वर्गों की विशिष्ट उर्वरता यानी जन्म दरों को जोड़ को कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TRF कहते हैं, जो ये बताती है कि यदि प्रजनन योग्य आयु अथवा गर्भधारण काल में किसी स्त्री की मृत्यु न हुई हो तो इस काल में प्रति स्त्री अर्थात पर 1000 महिलाओं द्वारा जन्मे शिशुओं की कुल प्रत्याशित संख्या क्या होगी। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूरे प्रजनन योग अवधि में कोई भी स्त्री जितने शिशुओं को जन्म देती है उसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है और इसका सूत्र है TFR इंटीग्रेटेड 49 लोअर रेट है 15 BI डिवाइडेड बाई PI इंटू K। TFR यहाँ पर कुल जन्म दर है, BI 1 वर्ष उम्र अंतराल के आधार पर वर्ष पर्यंत तक के कुल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है, PI 1 वर्ष और अंतराल के आधार पर ही मध्य वर्ष यानी 1 जुलाई पर कुल जनसंख्या है और K जो है वो पर 1000 लिया गया है। तो इस प्रकार से हम टोटल फर्टिलिटी रेट को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है सकल प्रजनन दर। सकल प्रजनन दर जो है यानी कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सकल प्रजनन दर 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग वाली स्त्रियों की केवल कन्या जन्म पर आधारित आयु विशिष्ट प्रजनन यानी जन्म दरों का योग है। जैसे जनसंख्या प्रतिस्थापन की माप अर्थात लड़कियां अपनी माताओं को किस गति से सब्स्टिट्यूट करती है को ज्ञात करने के लिए टोटल ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट यानी GRR ज्ञात किया जाता है। हम जानते हैं कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो है वो कुल प्रजनन दर यानी TFR का ही एक तरह से आधुनिक रूप है। GRR को ज्ञात करने के लिए हमें सदैव लड़कियों के कुल योग को ही लेते हैं, फिर सबसे पहले TFR को निकालते हैं, इसके बाद एक सूत्र का प्रयोग करते हुए हम जो है वो महिला जन्म अनुपात को ज्ञात करते हैं। सूत्र रूप में इस प्रकार से है GRR यानी कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इक्वल टू TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इनटू F डिवाइडेड बाय M प्लस F। यहाँ पर हम जानते हैं कि F फीमेल को और M जो है मेल को इंगित करता है और इस प्रकार से F डिवाइडेड बाय M प्लस F जो है महिला जन्म अनुपात या सेक्स रेशो को बताता है।
नेक्स्ट है निवल प्रजनन रेट यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट NRR। इसे शुद्ध पुनरुत्पादन दर भी कहते हैं। जिस दर पर स्त्री जाति अपने आप को प्रतिस्थापित करती है उसे निवल प्रजनन दर यानी कि NRR कहते हैं। हमने सकल प्रजनन दर GRR में यह मान लिया था कि 1000 नवजात कन्याओं में से उनके प्रजनन काल जो कि 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स होती है कि उच्चतम सीमा जो 49 ईयर्स की आयु है तक किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। परंतु वास्तविक जगत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी नवजात कन्याएं भावी माताएं नहीं बन पाती, क्योंकि उनमें से कुछ की मृत्यु प्रजनन योग आयु की उच्चतम सीमा यानी 49 से पहले ही हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सही प्रजनन दर निकालने के लिए हमें मॉर्टेलिटी फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। मॉर्टेलिटी फैक्टर यानी कि मरण तत्व। निवल प्रजनन दर यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट में जिन माताओं की 15 से 49 ईयर्स की आयु तक की अवधि में मृत्यु हो जाती है उनका समायोजन किया जाता है। किंतु इस दर को निकालते समय हमें एकमात्र मान्यता ये माननी पड़ती है, ये अजम्पशन लेना होता है कि प्रजनन अवधि 15 टू 49 ईयर्स में चालू उर्वरता दर यानी प्रजनन रेट है वो अपरिवर्तित रहती है। GRR में यदि हम जीवन अनुपात सर्वाइवल रेशियो से गुणा कर दें तब NRR प्राप्त होगा। इस स्थिति में जीवन अनुपात सदैव दी हुई होती है। अतः सूत्र रूप में हम कह सकते हैं कि NRR यानी नेट रिप्रोडक्शन रेट इक्वल टू GRR ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इनटू सर्वाइवल रेशियो। और इस आधार पर हम नेट रिप्रोडक्शन रेट को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर निवल या शुद्ध प्रजनन दर से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो इस प्रकार से हैं। यदि NRR इक्वल टू 1 है तो अगली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी के बराबर होगी, अर्थात जनसंख्या स्वयं पूर्णतया प्रतिस्थापित हो जाएगी, जिससे जनसंख्या का आकार निश्चित ही बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। दूसरा है यदि NRR लेस देन 1 है अर्थात निवल यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट का मान 1 से कम है तो वर्तमान में एक स्त्री के बदले में भविष्य में 1 से कम स्त्रियां रहेगी और इसके कारण जनसंख्या का आकार जो है वो घट जाएगा। यदि NRR ग्रेटर देन 1 है अर्थात नेट रिप्रोडक्शन रेट का मान 1 से अधिक है तो वर्तमान में एक स्त्री के बदले में भविष्य में 1 से अधिक स्त्रियां होगी और इस प्रकार से जनसंख्या का आकार बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निवल प्रजनन दर यानी कि नेट रिप्रोडक्शन रेट का मूल्य 0 से 5 के मध्य रहता है और साथ ही साथ सकल प्रजनन दर जो है वो GRR के मूल्य से भी कम होता है। नेक्स्ट इस प्रकार से हम जो है अपनी विभिन्न जो क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट्स है, स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक डेथ रेट बर्थ रेट है, इन सब की गणना कर सकते हैं। ये जनगणना संबंधी सभी आंकड़े किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू।